आप सबको इस्तकबाल करते हुए मैं आज जिक्र करूंगी एक ऐसे मौजू पर जो बहुत तकलीफ़देह है। कहा जाता है, बड़ी पुरानी कहावत है, एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप एक पेड़ की तरफ मुँह करके 40 दिन तक उसको कोसते रहें तो वो भी एक दिन मुरझा जाता है। हमारी पुरानी बुज़ुर्ग ख़वातीन जो हैं वो हमें इस तरह के कहानियाँ तो सुना गईं, लेकिन शायद हमने अमल करना नहीं सीखा उस पर। अगर आप गौर से देखें तो औरतों का इमोशनल अब्यूज़, घरेलू उनके ऊपर इमोशनल अब्यूज़ जो होता है वो उस पर अगर हम गौर फरमाएं तो आहिस्ता आहिस्ता ये ख़वातीन जो कि महकनी चाहिए, मुस्कुरानी चाहिए, जो फूलों की तरह खूबसूरत और कमसिन हैं, वो भी इसी तरह से मुरझाती चली जा रही हैं। और हमारे मुआशरे में ज़्यादातर ख़वातीन डिप्रेशन का शिकार होती चली जा रही हैं। आखिर क्यों? चलिए इस पे बातचीत करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में प्रोग्राम आखिर कब तक में कुछ मखसूस हमारे मेहमान हैं जिनसे अब हम बात करेंगे, और आज का मौजू है इमोशनल अब्यूज़। मिलाते हैं आपको हमारे मेहमानों से। सबसे पहले तो मिलिए डॉक्टर मनोज के पटेरिया से। ये एक साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर M.A. हक जो कि साइंस के ऑथर हैं, और हमारे साथ फौजिया मकसूद हैं जो कि फैकल्टी में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में काम करती हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी गुफ्तगू। हमारा मौजू है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इमोशनल अब्यूज़। ये एक ऐसा क्राइम है जिसके बारे में लोग जानते तो हैं और काफ़ी ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन भी है उसका, लेकिन बहुत कम ऐसे सल्यूशंस हैं या बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहाँ पे औरतें जाके अपनी तकलीफ़, ये जो मेंटल टॉर्चर है और जिस तरह के इमोशनल आहिस्ता आहिस्ता एक औरत जो है घुल के ख़त्म हो जाती है और एक खिलता हुआ फूल, एक खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डूबते डूबते बिल्कुल मुरझा जाता है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंसेस खुल के पार्टिसिपेट करें। तो बताइए इसके बारे में आपका क्या ख्याल है फौजिया? इमोशनल अब्यूज़ को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि होता क्या है और ये क्यों होता है। इमोशनल अब्यूज़ एक ऐसा अब्यूज़ है जिसमें कि जो अब्यूज़र होता है वो विक्टिम को इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड कर देता है, इस तरह का बिहेवियर उसके साथ प्रेजेंट करता है कि जो विक्टिम होता है वो एक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजरने लग जाता है, साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटिक हो जाता है। उसका तरीका बहुत आसान होता है। जो अब्यूज़र होता है वो येल कर सकता है, उस पर चिल्ला सकता है, उनको ऐसी चीज़ों के लिए मजबूर कर सकता है जो वो करना नहीं चाहते हैं। और भी तरीक़े हैं, मैं आपको बताऊं। सबसे बड़ा तरीक़ा है इंडिफरेंस है कि आपकी वो बीवी है जी, या वो आपकी मैंने तो बहुत कम ऐसा देखा है कि बाप ऐसा करे, लेकिन कुछ तबकों में अफसोस के बाप और भाई भी ऐसा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि ससुराल में इस किस्म का ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो मेरे ख्याल में एक लड़की बहुत ज़्यादा उम्मीदें और ख्वाब लेके अपने ससुराल जाती है और वहाँ से उसके आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निढाल होनी शुरू होती है। उसको जब कंपेयर करना शुरू किया जाता है कि वो तो ऐसे करती है, तुम ऐसे नहीं कर पाती हो, या तुम इस काम के लायक हो ही नहीं, ये तो बचपन से शुरू हो जाता है। जी। तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो इस कदर लो हो जाता है, इतनी लो एस्टीम्ड हो जाती है कि भी वाकई में वो कोई भी काम नहीं कर पाती, कोई चॉइसेस ही नहीं रहते, कोई चॉइस नहीं रहती। वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, एंग्जाइटी लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो जो चीज़ें कर भी सकती थी वो भी करने के लायक नहीं रह जाती। ठंडे रहते हैं, पसीना आता रहता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, बिल्कुल, और डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। और जब से वो पैदा होती हैं और जब से उनकी शायद शादी होती है, शादी के बाद तक भी अगर सही पार्टनर नहीं मिल पाता है, अपने आप को वो प्रॉपर्ली नहीं एक्सप्रेस कर पाती हैं, तो उनके साथ ये होता ही रहता है, लगातार होता है। और क्योंकि ये इमोशनल अब्यूज़ के कोई फिजिकल मार्क नहीं होते, ये जो चीज़ होती है आपके सोल को हर्ट कर रही होती है, आपके दिमाग पे ये हावी हो रही होती है। जैसे कहते हैं खंजर चलते हैं तो जख्म तो दिखते नहीं। जी बिल्कुल, दिमाग पे हावी होती है। तो वो कई बार ये समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ इमोशनल अब्यूज़ भी हो रहा है। उसका कहना होता है कोई बात नहीं, मारते तो नहीं, डांट देते हैं। ये फीलिंग के साथ वो जी रही होती है कि कोई बात नहीं, चलो तो कोई नहीं, अपने नजरों में वो गिरती चली जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। चलिए पहले हम एक स्टोरी देखते हैं इसी से रिलेटेड और फिर वापस आते हैं और गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी ज़रूर।
माना जाता है कि एक आदमी में एक औरत से ज़्यादा ताकत होती है, पर कुछ मर्द इस ताकत का गलत फ़ायदा उठाते हैं और अपना सारा जोर एक ख्वातीन पर आजमाते हैं। हिंदुस्तान की 70% ख्वातीन इमोशनल अब्यूज़ का शिकार होती हैं। ख्वातीन के बनाए खाने में नुक्स निकालना, कुछ गलत होने पर सारा इल्ज़ाम ख्वातीन पर लगाना, और ऐसा करने वाली अक्सर ख्वातीन ही होती हैं। कई बार सास, ननंद, ये रिश्तेदार आग लगाने में पीछे नहीं रहते। इस ख़ानदान को एक औरत ही चला रही है। अपने खामिंद के दिमाग के कमज़ोर होने पर इस खातून के ससुराल वालों ने इनका साथ पूरी तरह से छोड़ दिया। फिर भी कमलेश नाम की इस खातून ने कभी हार नहीं मानी और अपने बच्चों के साथ साथ अपने खामिंद का भी पेट पाल रही है। हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और इमोशनल अब्यूज़ का शिकार होने वाली ख्वातीन का साथ देना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जैसे कि अभी हमने देखा कि औरत ही है जो सपोर्ट करती है, औरत ही है जो तकलीफ़ और मुसीबतों के वक्त खड़ी हो जाती है, और जैसे कि अभी उन्होंने दिखाया है कि वो काम भी करती है, अपने शौहर की देखभाल भी करती है और अपने बच्चों को भी बड़ा कर रही है और हर तरह से उनको सपोर्ट कर रही है। तो इस पे आप कुछ रोशनी डालेंगे जनाब? बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ के रस्म रिवाज के मुताबिक औरतों को ही घर देखना होता है, और घर की देखभाल करने को कोई मतलब आम जबान में काम माना ही नहीं जाता है। ये मान लिया जाता है कि वो तो औरतों को करना ही है, वो करती ही हैं। इट्स एन अनपेड जॉब। हाँ, जो भी हो। और बहुत सी औरतें जो कि नौकरी भी करती हैं, साथ में घर भी देखती हैं, तो दोनों काम उनको करना होता है, तो उनके लिए परेशानियां ज़्यादा होती हैं, स्ट्रेसफुल हो जाता है। हाँ, और ख़ास करके अगर वो नौकरी उनकी ऐसी हो जिसमें कि वक्त की पाबंदी है, तो उस हालत में ये होता है कि उनको अपने नौकरी में जो वक्त देना है वो तो देना है, उसके अलावा घर में भी देना होता है। तो इस वजह से औरतों के ऊपर एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बोझ ज़्यादा हो जाता है और निस्बतन मर्दों पे कम होता है। लेकिन हम इसको बिल्कुल जनरलाइज भी नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा ऐसा ही हो। एक बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार ऐसा भी होता है कि इसका दूसरा पहलू भी होता है कि औरतें जो हैं वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं कि पूरा जो फैमिली का जो माहौल है, जो उनके ख़ानदान का जो माहौल है, वो बिगड़ जाता है। तो वो भी इसका एक एस्पेक्ट है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि दोनों पहलुओं पर अगर हम गौर करते हैं तो ये देखते हैं कि एक जो रिस्पेक्ट है एक दूसरे का, वो इसमें संबंध में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ख़ास तौर पर एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग व्यक्ति ही अगले का रिस्पेक्ट ठीक ढंग से कर सकता है, ऐसा माना जाता है आमतौर पर। तो ये इसका एक समाधान हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि समाज में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ाना, और ख़ास तौर पर जो इमोशनल एब्यूज़ की जो चर्चा हो रही है, मानसिक प्रताड़ना की जो चर्चा हो रही है, उसमें हम एक दूसरे का सम्मान करके उस समस्या से निजात पा सकते हैं। आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग इस पे रोशनी डालें, इस पे बात करें। मेरे हिसाब से मेंटल टॉर्चर फिज़िकल टॉर्चर से भी वर्स है जी। क्योंकि इस केस में पहले तो कोई प्रूफ नहीं है कि आपने उसके साथ ऐसा कुछ कर रहे हो, और वो उससे भी ज़्यादा बुरा असर डालता है क्योंकि आदमी अपने खुद के खिलाफ हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और उसे फिर जैसे इन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे ये बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, तो ये मैं ऐसा कुछ नहीं कर। क्यों? आखिर सवाल ये है कि हमारे समाज में ऐसा क्यों होता है? मैम, मैं इस बारे में बोलना चाहूँगी। जी, ज़रूर। कि जैसा कि हर कोई जानता है, हमारी जो सोसाइटी हमेशा से एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कही जाती है। इस सोसाइटी में जब वुमन, मैं ये हर किसी के बारे में नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक जनरल आइडिया बता रही हूँ कि ये इमोशनल अब्यूज़ शुरू क्यों होता है। अगर आप देखेंगे कि वुमेन जब आगे निकल रही है, मर्दों से भी आगे बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे उन्होंने बताया कि घर में भी वक्त नहीं दे पा रही है, कई बार वर्क प्लेस की अपनी अलग टेंशन्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं जेंट्स को, मेल्स को ये लगने लग जाता है कि शी इज़ गोइंग, मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है। जी। लेकिन ये तो अक्सर बच्चियों के साथ बहुत शुरू से ही शुरू हो जाता है। तो पेरेंट्स भी अक्सर यही चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो कंट्रोल के अंदर हैं, वो हमेशा हाँ, तो कंट्रोल फ्रीक्स। जी, वो तो कंट्रोल औरत फ्रीक, को हमेशा अपने एक डोमिनेंस हमारा हाँ, बना रहे, मेरे कंट्रोल से कभी बाहर ना जाना पाए, मेरा पावर लूज ना हो जाए। तो आइए गुफ्तगू करते हैं। इस एपिसोड में हमारा आज का मौजू है इमोशनल अब्यूज़, जो कि बहुत ही खामोशी से होता रहता है और लोगों को पता भी है, लेकिन उसके बारे में कुछ किया नहीं जाता। तो जी, आप कह रहे थे?
मैं जो चर्चा चल रही थी कि बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ ये जो एब्यूज़ की चीज़ें होती हैं, मैं ले जाना चाहूँगा आपको हमारी परंपरा की ओर, जो हमारी गांव की परंपरा है और जहाँ से हम बहुत सारे लोग आते हैं। तो हमने देखा है कि और आज भी प्रचलन में है कि हर लड़की, हर महिला किसी न किसी रिश्ते में होती है, पूरे गांव के रिश्ते में होती है। कोई हमारी कोई लड़की है तो उसका कोई भाई होगा, कोई चाचा होगा, कोई ताऊ होगा, कोई मौसी होगी, बुआ होगी, आंटी होगी, चाची होगी। इस तरह से एक पूरा गांव का माहौल आपस में ऐसा बना होता है जहां हम रिस्पेक्ट करना सोचते हैं, जिसकी मैं शुरू से बात कर रहा था। और वो जो आज जो पूरे समाज में शहरीकरण में जो ये एब्यूज़ की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, एक सम्मान घटा है और असम्मानजनक स्थितियां पैदा हो गई हैं, सड़क चलते, राह चलते, बाजार में, वर्क प्लेस में, घरों में, इधर उधर। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो अपनों से होती है। जी, ये स्थिति इसीलिए पैदा हुई है क्योंकि वो जो अपनापन है वो कहीं ख़त्म हो गया है भाग दौड़ में या कंपटीशन में, या जो भी एक वेस्टर्नाइजेशन जो हमारे समाज का हो रहा है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, हमारे माशरे में कुछ ना कुछ एक सेडिस्टिक एलिमेंट आ गया है। आपका कहना ठीक भी हो सकता है। मैं तो यहाँ तक, हाँ, मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि जो हमारे बच्चे, मुझसे एक महिला ने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पूछा, जब मैं बाहर था, एक अफ्रीकन महिला ने पूछा कि क्या कारण है कि भारत के बच्चे दुनिया में एक्सेल कर रहे हैं, उत्कृष्टता अचीव कर रहे हैं, दूसरे देशों के क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इवन अमेरिका और यूरोप भी इससे कंसर्न है, चिंतित हैं। वहाँ भी कहा जा रहा है कि इनसे बचो, इन पर आपने पहले रूल किया है, लेकिन आज भारतीय बच्चे सब जगह छाए हुए हैं और ये आगे बढ़ के आपका सारा कंट्रोल कर लेने वाले हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो उनको स्नेह, प्यार और जो सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी जो हमारी अलग तरह की है, एक सब रिलेशन में एक दूसरे से बंधे हुए हैं गाँव में, वो बहुत स्ट्रेंथ देती है हमारे बच्चों को। सोशल सिस्टम, इससे वो बच्चे हमारे एक्सेल कर पाते हैं। ये नहीं टूटना चाहिए, ये टूट रहा है, जो चिंता की बात है। और इसके लिए जैसे मैंने कहा कि सम्मान, रिस्पेक्ट आपस में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कुछ बाइट्स देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। अगर वो एडजस्ट कर सकते तो ठीक है, नहीं करे तो मतलब उसको समझाना चाहिए अपने पति को कि मतलब जो तू कर रहा है वो क्यों कर रहा है। सबसे पहले घर पे बात करनी चाहिए, नहीं हुई फिर कंप्लेन लॉन्च करनी चाहिए उसके लिए भी। बिल्कुल रिपोर्ट करनी चाहिए पुलिस में। ये तो एक क्राइम है ना कि अगर लड़की को आप इमोशनली अब्यूज़ कर रहे हो, किसी भी तरीके से उसको टॉर्चर कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि उसको पुलिस स्टेशन पे जाके रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर वो समझा सकते हैं वो भी ठीक है, नहीं समझा सकते फिर उसको एक्शन तो लेना पड़ेगा। लीगल इशू है, इसके लिए सारे एक्ट्स और लॉज बने हुए हैं, तो उसके लिए कंप्लेन लॉन्च करे तो जो लीगल एक्शन होएगा वो लिया जाएगा। इस टाइप के इंसिडेंट्स पहले बहुत ज़्यादा होते थे, अब बहुत कम है। काफ़ी ज़्यादा लोगों में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, पर स्टिल अगर ऐसे केसेस आते हैं तो देयर इज स्पेशल वुमेन सेल्स। सवाल ये उठता है कि विमेन सेल्स या कोई भी गवर्नमेंट की इस किस्म की एक संस्था या पुलिस के पास जाना, ये तो कहना बहुत आसान है, लेकिन जो औरत अपनी शादी बचाना चाहती है या घर में किसी तरह से अपनी एक मखसूस जगह बनाना चाहती है, या वो चाहती है कि किस तरह से माहौल ठीक हो जाए, या उसे अपने शौहर से बहुत ज़्यादा स्नेह और प्रेम हो, तो बहुत तकलीफ़ देह चीज़ है। और फिर बच्चे, सबसे बड़ी चीज़ है, बच्चे होते हैं साथ में, बच्चे क्या सोचेंगे। लेकिन ये इस किस्म का जो एक अजीब सा माहौल बन जाता है, मेरे ख्याल में जो ऐसी औरतें होती हैं वो बड़ी दब जाती हैं और सहमी सी हो जाती हैं। उनके लिए इस तरह से इतने बड़े बड़े कदम उठाना मेरे ख्याल में मुश्किल है। बहुत आसान है कह देना, उसके लिए पढ़ा लिखा होना, शुरू से एक पावरफुल कैरेक्टर की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे देश में आमतौर से इस तरह का माहौल नहीं होता। तो मैं ये सोचती हूँ कि इसके अलावा किस किस्म के हम लोग सोसाइटी में ख़ुद किस तरह के सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमोशनल एब्यूज़र जो होता है वो एक ऐसा पैटर्न फॉलो करता है जिसमें ये नहीं होता कि वो रेगुलरली एब्यूज़ कर रहा होता है। वो एब्यूज़ करता है, जलील करता है, बेलिटल करता है इंसान को, उसके कुछ देर बाद फिर वो काम हो जाता है। देन ही फॉलोज ए पैटर्न। उसमें क्या होता है, जब कामनेस होती है तो फिर से विक्टिम जो होता है उसके अंदर एक सिंपैथी क्रिएट हो जाती है, ठीक है अब तो ये सही हो गए, फिर कुछ दिनों बाद फिर वो पैटर्न रिपीट करता है वो, और वर्स्ट होता जाता है। ऐसा नहीं होता कि उसने एक बार किया ख़त्म कर दिया। पेरेंट्स, जैसे आपने बताया, पेरेंट्स भी बोलते हैं, हस्बैंड्स भी बोलते हैं, हर कोई बोलता है, लेकिन बोलने का एक तरीका होता है। एक होता है हम फील करते हैं हाँ दे आर सिक्योर फॉर मी, उन्हें ये लगता है कहीं हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। फिर एक कई बार ऐसा भी होता है जो अब्यूज़र होता है वो अपनी चाइल्डहुड में भी वो इसके थ्रू गुजर चुका होता है। बहुत बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा कि उसका चाइल्डहुड जो होता है बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होता है, तो वो उसने देखा होता है, तो वो वही चीज़ रिपीट कर रहा होता है। हाँ, ना भी चाहे तो भी उसकी एक
पर्सनालिटी में एक ये चीज़ आ ही जाती है। हाँ, वो psychological जी, एक जी। derailment हो चुका होता है। वो उस चीज़ से बाज नहीं आ सकता, वो उसे करना ही पड़ जाता है एक तरीके से। फिर कई बार जेलसी एक रीज़न बन जाती है। जब एक वुमन को इमोशनल अब्यूज़ करती है तो उसके अंदर ये होता है कि मैं उस सामने वाले को बिल्कुल अपने सामने कॉम्प्लेक्स फील कराऊँ, इन्फीरियर फील कराऊँ, उसकी ये भी फीलिंग होती है। तब एक वुमन जनरली जो करती है दूसरी वुमन को इमोशनल अब्यूज़, उसकी एक ये वजह भी होती है जेलसी। देन कई बार पॉसेसिवनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो चाहता है कि विक्टिम आइसोलेट हो जाए, उसे इतना इमोशनली अब्यूज़ कर दिया जाए कि वो एकदम आइसोलेट हो जाए, किसी से मिले ना, किसी से बात ना करे, वो बिल्कुल हर किसी से जुदा हो जाए। और लड़कियां जो हैं वो अक्सर ये चाहती हैं कि उनकी शादी किसी भी तरह से जी, चले, कि वो और फिर बची रहे बच्चे जब शादी। हो जाते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही हम्म। मतलब एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी हो जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो जाता है, इमोशनल अटैचमेंट जी। बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लड़की जो है वो एक घरेलू तो जी, है ही, जी। कहीं ना कहीं कितनी भी बाहर निकली हुई हो, जितना भी काम करी हो, कितना भी शोहरत याफ्ता हो, कितना भी मशहूर हो, लेकिन वो सक्सेस जो है वो उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना कि उसके लिए उसके जी, रिश्ते होते जी। हैं। और मैम मुझे ये लगता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि इमोशनली जो अब्यूज्ड होते हैं वो समझ ही नहीं पाते कि वो अब्यूज़ किए जा रहे हैं। जी। वो अपने अब्यूज़ को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते जी। हैं। उन्हें लगता है ये एक नॉर्मल बिहेवियर है कि अभी ये नाराज़ हैं, कुछ देर में मान जाएंगे। लेकिन जब ये चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और उनके अंदर खुद ये फीलिंग आने लग जाती है, टिमिडनेस आने लग जाती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, Confusion बढ़ जाता कहीं है, डांट ना दें, कहीं Confusion चिल्ला ना दें। बढ़ते जी। बढ़ते वो बेविल्डरमेंट और एक टोटली मतलब ये कि समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, वो हर क्यों वक्त हो रहा है, क्या intimidated मुझ में रहने कोई लग जाते खामी है, हैं। क्या मुझ जी। में कोई कमी है, क्या मुझसे कोई गलती हो रही है, नहीं कुछ तो मैं कर नहीं रही हूँ, फिर और कोशिश की जाती है। उसमें जो विक्टिमाइजर है जी। वो मजे लेने लगता मजे लेने लगता है और mental और वो harassment- बिल्कुल पपेट हो जाती है जी। उसकी, जो एक जिसे कहते हैं ना कि जी। कठपुतली को नचाते जी। रहते हैं। इससे पहले मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक सर्वे किया गया, आपने साइंटिफिक एनालिसिस की बात की, एक सर्वे किया गया, छोटा सा उदाहरण है कि हम किस तरह से हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है डिफरेंट परिस्थितियों में। 100 लोगों से पूछा गया, क्या आपकी वाइफ के पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा मिलना चाहिए? 100 का उत्तर था यस। दूसरे सेट ऑफ 100 पीपल से पूछा गया कि क्या आपकी बहन को आपके फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए? तो जवाब था नो। तो हम कहाँ हैं और किस स्थिति से, किस दृष्टि से चीज़ों को देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। और अगर हम स्वयं ये एनालाइज कर पाएँ और देख पाएँ कि हमें कहाँ पर, किस स्थिति में, किस प्रकार से अगले की भावनाओं का भी सम्मान करना है और उस तरह से हम निर्णय लें, तो मुझे लगता है ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायद हमारे देश का माहौल ज़रा जी, हमारी सोसाइटी ऐसी होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा जो फैमिली ओरिएंटेड और जॉइंट फैमिलीज का जो एक हिसाब किताब है, उसमें बहुत सी अच्छी बातें जी। हैं। बच्चे आपके बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ पल जाते हैं, आपके पास Division कंपनी of होती labor है, रहता है जेठानी आपका। जी जी जी, सब अपना साथ में मुमानिया, ये वो बहुत अच्छा माहौल रहता है। औरतें जो जैसे जैसे उम्र में बढ़ती जाती हैं, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए जी। ताकि वो इतना ज़्यादा इनसिक्योर ना हो जी, जाएं जी। कि वो उनका जो अंदर के बुरा इंसान है वो जी, ऊपर आ जी, जाए। जी। तो मुझे ये लगता है यहाँ पे भी जब अगर सास है, अगर वो बहू को इमोशनली अब्यूज़ कर रही है, तो यहाँ पे भी बात वही आती है कि वो अपना पावर लूज कर रही होती है, और अपना chain कंट्रोल, behavior. जी, It's कंट्रोल a लूज chain कर रही होती है। behavior. जी, Yes. चेन बिहेवियर है। और इक्वल एक्शन रिएक्शन है। अगर सास जो है वो बहू को वेलकम कर रही है, ये बात को समझ रही है कि ठीक है बेटा जो है वो मेरा भी है, लेकिन हस्बैंड वो किसी और का भी हो गया। अब अगर वो इस बात को समझ लेगी और बहू ये समझ लेगी कि वो मेरे हस्बैंड तो है ही, लेकिन किसी और का बेटा भी है, तो कभी भी इस अब्यूजमेंट की या किसी भी और तरह की प्रॉब्लम की आएगी ही नहीं नौबत। दूसरी मुझे बात ये कि लगता है। वो मेरे ख्याल में, मुझे तो मर्दों पे भी बहुत तरस आता जी, है वो सैंडविच कि वो बने होते हैं, इतनी बिल्कुल। बुरी तरह से, जी। मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक लिम माँ जी, जो जी, है वो जी। पाड़ रही होती है जी। और दूसरी तरफ से खींच बिल्कुल, रही होती है जी, बीवी, जी। तो वो तो बिल्कुल ही जैसे मतलब उसके शॉक दो हिस्से हो एब्जॉर्बर जाते बन चुके होते जी, हैं, जी, दोनों जी। तरफ के शॉक्स उन्हें हाँ। सहने होते और हैं। उसमें ये क्या प्रॉब्लम हो होता है जाती कि है। काम करके आते थके हारे जी, तो फिर- प्रेशर में जो है वो किसी ना किसी को विक्टिमाइज करना शुरू कर देते अब हैं। माँ को करना तो ज्यादा मुश्किल होता है, तो फिर बीवी तो एक इसलिए बनती है बीवी है उसकी, जो अपनी तो उम्र की generally- या अपनी उम्र से जी, कम। जी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये परसेंटेज या ये जो फीसद का हिसाब रखा जाए, फैमिली का हिसाब रखा जाए, क्या इतना ज़्यादा है कि जैसे कि हर फैमिली में ऐसा होता है? मुझे ये बात सही नहीं लग रही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ऐसा जो होता है, अगर कहीं कहीं जहाँ भी होता है, तो उसके पीछे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द ही जो है वो कसूरवार होता है। बहुत बार औरतें भी कसूरवार होती हैं। बहुत बार जो जिनको हम लोग विक्टिम मान रहे हैं,
बहुत बार जो मसला है उनकी तरफ से भी शुरू किया जाता है और बाद में वो चल करके मसला इतना बड़ा हो जाता है कि यही नहीं पता चलता है कि दोनों में से कौन विक्टिम है। और मर्दों को भी बहुत ज़्यादा इस मामले में सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए मसला ये हो जाता है मर्दों के लिए कि वो अगर कुछ भी थोड़ा सा करते हैं तो फ़ौरन ये होता है अरे ये मर्द है इसलिए ऐसा कर रहा है, अरे ये मर्द है इसलिए इस तरह का बिहेवियर कर रहा है। लेकिन औरतों को हमेशा जो है विक्टिम मान लिया जाता है। इसलिए क्या होता है कि वो अगर कुछ कहती हैं, कुछ करती हैं, और एक चीज़ जो मैंने देखा बहुत आम है कि ज़रा सा कुछ होता नहीं है कि औरतें जो है रोना शुरू कर देती हैं, और उसके बाद जो है मसला ये खड़ा हो जाता है, अगर रोना शुरू कर देती हैं तो सारे लोगों की सिंपैथी उनकी तरफ चली जाती है। एक जनरल बात करें, आई एम नॉट कमेंटिंग पर्सनली किसी को भी, लेकिन उन्होंने जैसे कहा कि औरतें जो होती हैं छोटे से मसले पर रोना शुरू कर देती हैं। जब वो रो रही होती हैं तो अगर उसी वक्त वो जो उनका हस्बैंड है, भाई है, बाप है, जो भी है, अगर उनसे सिर्फ ये पूछ ले कि प्रॉब्लम क्या है तो उस प्रॉब्लम का क्योर वहीं हो सकता है, ना कि उस चीज को एग्जैजुरेट कर दे। यहाँ पे बहुत जरूरी एक बात कहना चाहूंगी, औरतें रोती हैं क्योंकि जज्बाती होती हैं, बच्चों के साथ वक्त बहुत ज्यादा गुजारती है, बच्चे बहुत रोते हैं, औरतें भी रोने ऑलरेडी इमोशंस इतनी जगह से बैलेंस करना मुश्किल होता है। चलिए खैर अब बाइट्स देखते हैं कुछ और फिर इसी पे आगे गुफ्तगू करते हैं। आइए। कुछ भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकते हैं इसी चीज़ के, या डोमिनेटिंग नेचर होगी किसी चीज़ की, या कोई भी पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं। ड्रिंक करके मैक्सिमम मतलब घर में जो मार पिटाई होती है तो वो ड्रिंक करके आते हैं। कई बार एक बंदा जो है वो साइको है। और अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे ना तो मेंटली प्रॉब्लम एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इशू है। बाहर का ऑफिस का गुस्सा उधर आके अपनी बीवी पे निकालना, मतलब तूने बड़ी बातों पे मतलब उसको फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, तो हो सकता है मे भी मतलब मेंटली वो अपसेट हो। उसमें भी कई बार वो मेंटल इल है, तो इस तरह के इश्यूज़ हैं, डिफरेंट इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए ज़्यादातर मतलब घर में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। जो इमोशनली जब स्टेबल नहीं होता बंदा उसकी वजह से होता है ये। आप इमोशनली स्टेबली ये होता है, सिचुएशनल भी होता है, कुछ तो डिसऑर्डर होता है, और डिसऑर्डर फ्यू है, बट मोस्ट ऑफ क्वांटिटी में आप देखोगे तो वो सिचुएशनल ही है। आप बोलेंगे? हाँ लाइए ज़रूर। हेलो, मेरा कहना ये है मैम कि जहाँ पर जिस घरों में ऐसा होता है उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए जी। जैसे कोई मर्द अगर ऐसा कर रहा है तो उसके भाई है या उसकी माँ है या जो भी लोग हैं वो उसको जो शय देते हैं शय नहीं देना चाहिए, उसको बल्कि मना करना चाहिए भाई ऐसा मत करो। लेकिन ज़्यादातर ये होता है लोग शय देते हैं और मज़ा लेते रहते हैं। क्यों होता है? और उसको तो जहाँ भी आता है इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट होता मज़ा लेते हैं जी। और वो फिर इस पे कुछ थोड़ी सी रोशनी डालिए पटेरिया साहब। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होए। अब ये बताइए इन सब ये इस तरह का इतना घरेलू माहौल जो 4 दीवारी के अंदर बंद है, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? इसमें एक बराबरी का दर्जा होना चाहिए और होना चाहिए। हाँ। लेकिन कैसे अवेयरनेस पैदा की जाए जिसमें लोगों को ये एहसास हो कि ऐसी बात नहीं है, आपने थप्पड़ मार दिया तो हम पुलिस में कंप्लेन लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने तंज और 24 घंटे क्रिटिसाइज करके किसी को ख़त्म कर दिया जो कि स्लो डेथ है, तो उसके किस तरह के सॉल्यूशंस हैं? मुझे लगता है कि जब तक औरत खुद नहीं सोचेगी कि मैं अब्यूज़ में नहीं सहूँगी, उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। नोबडी कैन हेल्प हर। उसे खुद ही नो कहना पड़ेगा और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो अब्यूज़ हो रही है। विक्टिमाइज होना और विक्टिमाइज ना होना ये डेफिनेटली एक औरत के बस में है, लेकिन मेरे ख्याल में जो इंसान विक्टिमाइज करता रहता है और इतने सालों से विक्टिमाइज कर रहा है वो बदल नहीं सकता। वो बदल नहीं सकता मैम। और उसमें यही है कि औरत को एक स्टैंड लेना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, उससे तकलीफदेह स्टैंड है, उसको नो बोलना ही पड़ेगा जी। उससे नो बोलना पड़ेगा क्योंकि अगर जब तक वो ये नहीं बोलेगी अब्यूजर कभी नहीं रुकने वाला। वो कुछ वक्त के लिए अपना जो बिहेवियर वो बेहतर कर सकता है कि उसे ये डर होता है कि उसे छोड़ के ना चली जाए। आप अच्छी बातें कर रही हैं, साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि एक विक्टिमाइजर जो है अगर उसका विक्टिम जो है विक्टिमाइज नहीं हुआ तो वो दूसरा विक्टिम ढूंढता है। वो क्योंकि उसकी एक टेंडेंसी ऐसी हो चुकी होती है जी, क्योंकि फिर वो मजा खत्म हो गया उसके लिए। बिल्कुल सही बात है। He feeds on that. He feeds on that. और फिर अगर हम दूसरी तरफ के सॉल्यूशंस की बात करें तो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ जो हेल्प कर सकते हैं, अगर आप अप्रोच कर सकें, कुछ थेरेपीज हैं, फिर वर्क प्लेस में एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है, बहुत सारे कंपनीज में है ऐसे। मुझे लगता है घरों के एक साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलिंग तो होनी ही जी, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कितना ही सेहतमंद और खुशहाल घर हो। जी, जैसे सर ने बताया कि अवेयरनेस ही नहीं है
औरतों को पता ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ भी है। जो ये सोशल इमोशनल अब्यूज़ है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है, और ये हर लेवल पे होता है। इवन हर छोटे लेवल से शुरू होता है, एक छोटी बच्ची से लेकर एक बच्चे को भी होता है, हर किसी को। इवन वुमेन को ही करती है अब्यूज़, क्योंकि वो खुद भी उस चीज़ को फेस कर चुकी होती है एक बार। तो वो रिपीट साइकिल, हाँ वो रिपीट साइकिल होता है। व्हाट आई फील कि आप पहले खुद को रिस्पेक्ट दो, दूसरों को भी रिस्पेक्ट दो, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली एक विक्टिम जो है वो दूसरे को विक्टिमाइज करता है, क्योंकि उसकी अपनी की सेल्फ इस्टीम इतनी कम हो चुकी होती है कि वो दूसरों को तकलीफ दे के उनको मुरझा के ही पावरफुल महसूस कर सकता है। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और सॉल्यूशंस जहाँ तक मैंने जैसे कहा कि हर फैमिली को कभी कभार जो है अच्छे लोगों के साथ, प्रोफेशनल लोगों के साथ बैठ जाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और नहीं तो अगर उनके ख़ानदान में कोई ऐसा ज़हीन इंसान हो जो बहुत खुले दिमाग का, प्रोग्रेसिव, अच्छे, इमेंसिपेटेड टेम्परामेंट का, पढ़ा लिखा इंसान हो, तो उनके साथ बैठ जाना चाहिए। और औरतों को खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर मामले इतना बिगड़ गए कि अब्यूज़ वहाँ तक पहुँच गया जहाँ पे मतलब एक इंसान ख़त्म ही होता चला जा रहा है या वो खुद नहीं कुछ कर पा रहा, तो शायद मेरे ख्याल में अलैदगी बेहतर है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वील रैप अप दिस एपिसोड एंड खुदा हाफिज़। और फिर मिलते हैं एक हफ्ते के बाद इस प्रोग्राम पे आखिर कब तक। हम फिर आएंगे आपके सामने एक नया मौजू लेके। तब तक नीलमा अजीम को इजाज़त दीजिए। सलाम।